हाँ भाई, क्लियर है? ऑडियो वीडियो सबको एक बार यस और नो बोल दे बेटा। यस सर। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। सर म्यूट कर दीजिए। सर क्लास स्टार्ट होने में डिले क्यों होती है डेली? इनको तो सर म्यूट कर दीजिए सर। चलो भाई स्टार्ट करें। चलो डिस्कशन में निकालो क्या था अपना। डिस्कशन में क्या था? अब एक बच्चा लिख रहा है, देखो। अपनी तरफ से परफेक्ट गलती कोई और करता है। हाँ बेटा, आ रही है ना आवाज? आ रही है? आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है, चलो निकालो, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलो, तो अपने पास क्या था आज होमवर्क में? होमवर्क में क्या था? शीट थी शायद, आई थिंक, है ना? चलो, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन बी, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन बी में आ जाइए फटाफट, चलिए बोलिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन बी में आते हैं बेटा। चलो बोलो इसमें B1 B2। B2 में इसको कुछ भी नहीं करना, 2-3 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। B2 में आपको क्या करना है? B2 कर रहे हैं अपन। जैसे ये लिखा हुआ है 5 की पावर x, और एक और टर्म है बेटा 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, और एक 5 की पावर x dx है ना? तो आपको क्या करना है कि पहले आप एक 5 की पावर x को t ले लो, एक 5 की पावर x को t ले लो। तो 5 की पावर x ln 5 dx कितना आ गया? dt आ गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? 5 की पावर x, तो 5 की पावर t, 5 की पावर t dt अपॉन ln 5 आ गया। अब आपको एक सब्स्टिट्यूशन और लगाना पड़ेगा बेटा। क्या? कि आप 5 की पावर t को कुछ मान लो z, तो 5 की पावर t ln 5 dt कितना हो गया? dz हो गया। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 की पावर z dz हो जाएगा, और नीचे आपके पास ln 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ln 5 का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बस इंटीग्रेट हो जाएगा। है ना? आवाज अभी मैं कर दूंगा थोड़ी सी से। डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और वैसे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। आवाज तो अभी मैं तेज कर देता हूँ, मैं माइक चेंज कर लेता हूँ, उससे आवाज तेज आ जाएगी तुम्हारी।
चलिए अब ठीक आएगी मेरे ख्याल से आवाज। अब क्लियर है साउंड? अब क्लियर है ना? अब ठीक होगी आवाज। चलिए ठीक है, माइक चेंज कर लिया मैंने। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद कौन सा पूछ रहे हैं आप? B5। B5 तो नहीं बेटा, B5 तो आपका एनसीईआरटी में भी आ चुका है, क्लास में भी आ चुका है। B5 दोनों जगह आ चुका है, एनसीईआरटी में भी, क्लास में भी, है ना? तो B5 आपको आना चाहिए। चलिए B6 पे आ जाते हैं। B6 पे आते हैं, है ना? B6 पे आते हैं। तो B6 पे अगर हम आए, तो B6 में देखो क्या है, ये लिखा हुआ है अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7 इंटू dx, ये लिखा हुआ है। अच्छा ये विजिबल नहीं हो रहा क्या? अच्छा इसका कलर चेंज करना है बोर्ड का। अब इसका बोर्ड का प्रिंट का कलर कैसे चेंज होगा बताओ? इसका कलर कैसे चेंज करना है? अच्छा प्लस का साइन होल्ड करूं? अच्छा पैटर्न कलर ऐड ब्लू हुआ यार, ये तो ऐड पे क्लिक कर दिया ना, ब्लू हो गया। अब ब्लैक करता हूं। अच्छा ऐड, अब ठीक है। वाह यार तुम लोग सब सिखा दोगे, एक बात है ना? हाँ तुम लोग सब सिखा दोगे, है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने सिखा दोगे तो बढ़िया बात है, हमें भी तुमसे सीखने को कुछ मिल जाएगा यार। भाई देखो, अच्छा टीचर बनने के लिए अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है ना? अच्छा टीचर बनने के लिए अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है ना? और सीखने को जहां से मिले सीख लेना चाहिए, है ना? चलो तो अपन ने ब्लैक स्किन कर दी है, अब अपन सवाल पे बढ़ते हैं अपने। B6 को करते हैं। B6 अपना क्या है? इंटीग्रेशन है। तो ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 7 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ? ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ कि जब मैं इसको इसके नीचे लाऊंगा तो ये 1/x बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। और जब मैं इसको इसके नीचे लाऊंगा तो ये 2x की पावर 6 बचेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 7 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो 1/x, और इसका इंटीग्रेशन आप जान जाओगे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। इसका इंटीग्रेशन आप जान जाओगे अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं 7 से। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, यस और नो? नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो दोनों आसानी से हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया अपने पास। चलो B4 में तो बेटा 2 की पावर x को t लेट कर लो। B4 में अभिषेक, B4 के लिए बेटा 2 की पावर x को t लेट कर लो, तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में आते हैं बेटा फटाफट। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में मैंने 1 to 9 आपको दिए थे, जिसमें से 7 आपको नहीं करना था। अभी तो 2 पार्ट थर्ड भी। एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड में आओ पहले। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड में आते हैं पहले। 1 पार्ट थर्ड बेटा, 1 पार्ट थर्ड A2। चलिए ठीक है, 1 पार्ट थर्ड में A2 पे आते हैं बेटा। तो 1 पार्ट थर्ड में A2 पे आओ। A2 क्या कह रहा है यार? इसमें तो बार बार कलर चेंज होता है यार। तो 1 पार्ट थर्ड में A2 में आते हैं, तो A2 के लिए देखो क्या होगा। अब यहां ध्यान दो, ये लिखा हुआ है साइन 2x माइनस कॉस 2x इंटू dx। A2 की बात कर रहा हूं बेटा पार्ट थर्ड के, और इक्वल टू कितना है? a साइन 2x माइनस b प्लस c, और a पॉजिटिव दे रखा है। तो अब ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले तो आपको साइन लाना है, साइन लाना है तो यहाँ पे कॉस बनाओ।
भाई यहाँ पे कॉस बनेगा, कॉस का इंटीग्रेशन ही तो साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन ही तो क्या होगा, साइन होगा। तो यहाँ पे कॉस कैसे बनाऊंगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो ये 1/√2 साइन 2x माइनस 1/√2 cos 2x इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं इसको, है ना। तो ये √2 हो गया। अब ये फॉर्मूला किसका बनेगा बेटा, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, तो माइनस कॉमन लो लोगे तो cos 2x प्लस π/4 का इंटीग्रेशन बन जाएगा। और cos 2x का कितना होगा, sin 2x। लेकिन अभी सवाल में एक प्रॉब्लम और है। सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि उसने कहा है कि इस a को पॉजिटिव रखना है बेटा, और हमारा नेगेटिव आ रहा है, हमारा ने तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और हमें क्या करना है, a को पॉजिटिव करना है। करना है कि नहीं करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस को अंदर ले जाऊं, तो इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो इसको साइन थीटा को पाई प्लस थीटा कर दूं। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। बस हो गया काम आपका। तो a तो कितना आ गया 1/√2 और b कितना आ जाएगा माइनस के 5π/4। a तो 1/√2 और b माइनस के 5π/4 आएगा, माइनस b 5π/4 होगा, तो b कितना हो जाएगा माइनस के 5π/4। करेक्ट है, b कितना हो जाएगा माइनस के 5π/4। करेक्ट है ना ये। चलिए ठीक है। इसके बाद पार्ट सेकंड में आते हैं। b2 बेटा, b2 वही है, अंडर रूट के अंदर से x² को बाहर ले लो। b2 वही है, अंडर रूट के अंदर से x² को बाहर ले लो। b2 के लिए अंडर रूट के अंदर से x² को बाहर ले लो। यार ये स्क्रीन तो ऊपर ही नहीं जा रही है यार। चलो, तो b2 के लिए क्या करेंगे, b2 के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर से x² को बाहर ले लेंगे बेटा। तो b2 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, x² को बाहर लोगे तो x आएगा, तो अंदर कितना बनेगा 1 माइनस 8 अपॉन x⁻², अपॉन नीचे कितना बन जाएगा x³ इंटू dx। अब इसको t लेट कर लेना बेटा, किसको t लेट कर लेना, x² को t लेट कर लो, t² लेट कर लो, वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लास्ट में फोर्थ आइकॉन को क्लिक कीजिए, फिर स्क्रीन का साइज चेंज होगा। लास्ट में फोर्थ आइकॉन को चेंज कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, इसी से होगा ये चेंज। ये हाथ से नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए ठीक है। इसके बाद आते हैं b3, तो आसानी से होएगा, x को tan थीटा पुट कर देंगे। b3 के लिए तो x को tan थीटा पुट कर देंगे, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके बाद फटाफट एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में आते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लास नोट्स में करा दिया भाई। 1 क्यों पूछ रहे हो बेटा, 1 तो क्लास नोट्स का है, 1/cos x माइनस b cos x माइनस a वाला अपन ने क्लास नोट्स में किया है। 1 क्लास नोट्स में है, 2 क्लास नोट्स में है, 3 डायरेक्ट फॉर्मूले से हो ही रहा है, 3 डायरेक्ट फॉर्मूले से हो ही रहा है ना। तो 1 2 क्लास नोट्स में है, 3 डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहा है। मैं फोर्थ पे आता हूं बेटा, अब फोर्थ को देखता हूं मैं, है ना। फोर्थ करते हैं अपन। तो फोर्थ में अगर हम आ जाएं, तो फोर्थ में देखो क्या स्थिति है, फोर्थ में देखो क्या है। अब देखो फोर्थ भी अपना करा हुआ है, इसको पहचाना नहीं पहचाना। फोर्थ भी अपना क्लास में करा हुआ है, बिल्कुल। नीरज पहचान गया, अंशुमान पहचान गया, अनुपम पहचान गया, अर्चित पहचान गया।
मिहिर पहचान गया, वेरी गुड। फोर्थ भी अपना क्लास नोट्स का है। देखो बेटा, चीजों को पहचानने की कोशिश करो, जितना तुम चीजों को पहचानोगे फायदा उतना ही ज्यादा होगा, और जितना तुम चीजों को कम पहचानोगे नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। क्लास में एक सवाल किया था बेटा, कौन सा किया था, a माइनस रूट एक्स अपॉन a प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या पुट किया था रूट एक्स को a cos 2 थीटा, ताकि किसका फॉर्मूला बन गया था tan 2 थीटा का। यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, समझ में आई बात, हो जाएगा अब। तो वही एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस के 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। तो एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, डी थीटा में, वही tan थीटा बन जाएगा, है ना। हाँ, तो सवाल को अगर पहचानोगे ना तो बहुत सारी मेहनत तुम्हारी कम हो जाएगी। और मैं बार बार ध्यान इसीलिए चीजों पे देता हूँ, चीजों को पहचानना सीखो। पहचानोगे चीजें आसान लगेगी, चीजें आसान लगेगी, सिलेक्शन होगा। चलो फोर्थ के बाद आ जाते हैं अगले सवाल पे, फिफ्थ पे। फोर्थ के बाद आ जाते हैं फिफ्थ में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो बेटा क्या कह रहा है। फिफ्थ में हमारे पास क्या है, फिफ्थ भी बहुत आसान सवाल है। देखो, अंडर रूट के अंदर कुछ है, अंडर रूट के अंदर कुछ है, तो अपन एक यूनिक नियम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कुछ होता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बस हो गया अपना काम। तो ये x माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा बेटा, x माइनस 1, नीचे कितना बनेगा, नीचे कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस चीज को आप अच्छे से पहचान लो, इस चीज को आप अच्छे से पहचान लो। इस चीज को आप अच्छे से पहचान लो। तो इस चीज को आप अच्छे से पहचानो तो देखो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। दो पार्ट क्या हो जाएंगे, इसके दो पार्ट क्या हो जाएंगे, देखो एक बार जब इसके नीचे लोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक बार जब इसके नीचे लोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं कह रहा हूं चीजों को पहचानो, ये क्या चीज है, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, यस और नो। ये क्या चीज है, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, काम खत्म। और ये कौन सी चीज है, ये अपना फेवरेट कॉन्सेप्ट है। फेवरेट कॉन्सेप्ट कौन सा है कि अंडर रूट के अंदर से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर आके क्या बनेगा, इंटीजर। और अगर आप दोनों को पहचान गए तो सवाल खत्म हो गया, आप दोनों को पहचान गए तो सवाल खत्म हो गया, बस। एक्स स्क्वायर को आप बाहर लोगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी लेट करोगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स डी टी में चला जाएगा। तो चीजों को पहचानो, पहचानोगे तो समय भी कम लगेगा और मजा भी आएगा, समय भी कम लगेगा और मजा भी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद आ जाओ, छठा हो गया। छठे में 1 प्लस एल एन एक्स को टी लेट कर लेंगे, 1 प्लस एल एन एक्स को टी लेट कर लो, टी स्क्वायर लेट कर लो, एक ही बात है ना। 1 प्लस एल एन एक्स को टी लेट करो, टी स्क्वायर लेट करो, एक ही बात है। सातवां अपने को करना ही नहीं था, सातवां अपने को करना ही नहीं था। अब देखो 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 सबका हो गया। अनुपम, अब देखो अनुपम क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है। अरे अनुपम बेटा कितने नालायक हो तुम, अनुपम कितने नालायक हो तुम बेटा, अनुपम कितने नालायक हो, अनुपम कितने नालायक हो बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 ही तो है अनुपम। अनुपम ए की जगह 1 पुट करो, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा ये। हाँ बेटा वही तो है। अब देखो आप एक सवाल याद रखोगे ना तो आपके 4 सवाल होंगे, एक सवाल याद रखोगे
तो 4 सवाल होंगे ना। चलो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछ रहे हैं, 9 भी पूछ रहे हैं। चलो 9 पे आ जाओ बेटा। ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 ही है बेटा। क्या बताया इसके लिए मैंने? हाँ, अंदर से कुछ बाहर लेंगे, अंदर वाले को टी लेट करेंगे, पूरी टर्म कन्वर्ट हो जाएगी। अंदर वाले से कुछ बाहर लेंगे। अब हो सकता है जैसे उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाना है तो एक्स स्क्वायर की जगह x4 भी कॉमन ले सकता है। तो हो सकता है x4 कॉमन आए बाहर, हो सकता है एक्स स्क्वायर कॉमन आए बाहर। तो आप दोनों से चेक करो कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद टी लेट करने से पूरा कन्वर्ट हो रहा है या x4 कॉमन आके टी लेट करने से पूरा कन्वर्ट हो रहा है ना। वो चेक करें, पूरा करो इस सवाल को 9 को, या आप लोग कर लोगे? आप बोलोगे तो मैं पूरा कर दूंगा, हाँ, लेकिन खुद से करके जो मजा आता है वो जीवन में कहीं नहीं आता है ना। कर लोगे ना? वेरी गुड, शाबाश। बस यही स्प्लिट होनी चाहिए, है ना, और यही अपना वो होना चाहिए जुनून कि नहीं अब आप मैंने हिंट दे दिया तो हम कर लेंगे। और ये मेरी बात को ध्यान रखना, जिस रोज तुम हिंट से सवाल करने लग गए बेटा, जिस रोज हिंट से सवाल करने लग गए ना, उस रोज धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और तुम पूरे सवाल करने लग जाओगे। अगर हिंट पकड़ के भी सवाल करने लग गए ना तो बाकी सवाल तुम्हारे फिर पूरे भी होने लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो आगे बढ़े फिर। चलो तो फिर क्लास नोट्स निकाल लो फटाफट, आज और कुछ मजेदार अपने को सीखना है। क्लास नोट्स निकालें। क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए थे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए थे, हम वापस अगले सवाल पे आते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहा हूं मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं एक वही रिजल्ट प्रूव करूंगा जो हमने कल भी इस तरह का एक सवाल किया था, इंटीग्रेशन ऑफ, प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या है बेटा अपना? प्रूव दैट e की पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx कितना होता है? e की पावर x fx प्लस c। अपन ने जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तब भी इस तरह के एक रिजल्ट हमने प्रूव किए थे। कौन से वाले रिजल्ट प्रूव किए थे? f डैश x अपॉन fx ln fx, f डैश x अपॉन रूट fx टू रूट fx, f डैश x इंटू रूट fx। याद आ गया? 3 रिजल्ट प्रूव किए वहां भी अपन ने, और उनपे भी स्टार लगाया था। और ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे भी मैं कितने लगाने जा रहा हूं? 5 स्टार, है ना। और इसमें भी 2 रिजल्ट आते हैं अपने पास, fx प्लस x इंटू एफ डैश एक्स dx कितना होता है? x fx प्लस c, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स dx, e की पावर fx प्लस c और fx प्लस x f डैश x dx, x fx प्लस c। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी इंटीग्रेशन में आपको डेरिवेटिव दिख जाए, जब भी इंटीग्रेशन में आपको क्या दिख जाए? डेरिवेटिव दिख जाए। तो जब भी इंटीग्रेशन में आपको डेरिवेटिव दिख जाए ना बेटा, जब भी इंटीग्रेशन में आपको डेरिवेटिव दिख जाए तो कोशिश ये करो कि आप बाय पार्ट्स लगाओ, और बाय पार्ट्स में आप डेरिवेटिव वाले को सेकंड फंक्शन लो, बाय पार्ट्स में आप डेरिवेटिव वाले को क्या लो? सेकंड फंक्शन लो। क्योंकि बाय पार्ट्स में अगर आप डेरिवेटिव वाले को सेकंड फंक्शन लोगे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स। ये मेरी बात समझ में आई? ये मेरी बात समझ में आई? जब भी आपको डेरिवेटिव नजर आ जाए, इस तरह का कुछ नजर आ जाए, समझ जाना कि सवाल बहुत आसान है, क्योंकि आपको बाय पार्ट्स लगाना है और सेकंड फंक्शन एफ डैश एक्स को लगाना है, सेकंड फंक्शन एफ डैश एक्स को लगाना है। तो अब मैं इसका प्रूफ करता हूं। अब जैसे मान लो मुझे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करना है, तो देखो ये इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिख लूं मैं, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो इसको मैंने क्या किया? e की पावर x एफ एक्स को तो ऐसे से ही रखा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ डैश एक्स को अलग कर लिया।
अब इसका तो कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एफ एक्स पता ही नहीं है, तो क्या डिफरेंशिएट करूंगा, क्या इंटीग्रेट करूंगा, तो यहां पे करूंगा, तो यहां पे बाय पार्ट्स लगाऊंगा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही लिखा, e की पावर x एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसमें बाय पार्ट्स लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x, पहले वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और इसका एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, ये आपस में कैंसिल हो गया बेटा। ये देखो प्रूव हो गया, आसान था, ये देखो प्रूफ हो गया ना, e की पावर x एफ एक्स, सॉरी ये तो लिखना ही नहीं है, प्लस c, ये आपका आ गया। सेकेंड पार्ट को प्रूव कर लो फटाफट। इसको ऐसे कैसे रखना, इसमें बाय पार्ट्स लगाना, कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे कैसे रखना, इसमें बाय पार्ट्स लगाना, कैंसिल करना, आंसर आ जाएगा। फटाफट करके डन बोलो सेकेंड पार्ट को। और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो जो अपन ने बाय पार्ट्स में किए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो ये है ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, अब मैं कुछ सवाल लिखूंगा जिनमें यही रिजल्ट यूज होने वाले हैं, और इनका जो ऑर्डर होगा, इनका जो ऑर्डर होगा बेटा, इनका ऑर्डर होगा बोर्ड टू एडवांस, है ना, बोर्ड टू एडवांस। अब मैं कुछ सवाल लिखने वाला हूं और इनका ऑर्डर होने वाला है बेटा बोर्ड टू एडवांस। क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x प्लस sec x tan x dx। क्वेश्चन नंबर 12, सब में ये प्रॉपर्टी ही लगाने वाला हूं मैं बेटा, सब में ये प्रॉपर्टी ही लगाने वाला हूं, लेकिन सवाल का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सवाल का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सब में यही प्रॉपर्टी लगने वाली है, लेकिन स्टैंडर्ड धीरे धीरे अप होता जाएगा। देखिए 5 सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, है ना, और है ना, हाँ सर्ट ट्राई करो, e की पावर x sec x प्लस sec x tan x इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x 1 प्लस x का स्क्वायर dx। 13 e की पावर साइन इनवर्स x ln x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x dx। 14 इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर dx। 15 1 प्लस 2x स्क्वायर है बेटा, ये 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय x, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय x e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 बाय x dx। ये सवाल है, चलिए करिए, ट्राई करिए। अरे वाह, हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिए। अच्छा देखो, बीच में एक चैट में पढ़ता हूं, एक बड़ी सी चैट किसी बच्चे ने भेजी है।
सवाल करो जब तक बाकी लोग। हाँ, अनुपम लिख रहा है कि सर जब हमें जवाब बताते हैं, जब हम जवाब बताते हैं तब आप इग्नोर कर देते हैं, बट गलती से क्लास का सवाल पूछ लिया तो आप बरस पड़े। अरे अनुपम यार, क्लास का सवाल पूछोगे तो मेरा बरसना स्वाभाविक है यार, है ना। क्योंकि अगर क्लास नोट्स कोई बच्चा नहीं कर रहा ना, तो वो क्या है कि मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि अगर क्लास नोट्स किसी ने अच्छे से कर लिए ना, तो मुझे पता है कि उसकी 2000 रैंक आ जाएगी। तो वो उसकी 2000 रैंक आ जाए, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर वो क्लास नोट्स का सवाल पूछ रहा है तो मैं उसको डांटूं, है ना। तो मेरी ये थॉट रहती है कि अनुपम की अगर कोई क्लास नोट्स का सवाल पूछ रहा है तो मैं उसे डांटूं, डांटूं ताकि वो अगली बार क्लास नोट्स का सवाल पूछने से पहले एक बार क्लास नोट्स रिवाइज करे। क्योंकि मुझे ये कंफर्म विश्वास है कि अगर जो मैंने क्लास नोट्स में कराया है वो आपने अच्छे से कर लिया, तो मैथ्स में 2000 रैंक के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अगर क्लास नोट्स का सवाल पूछोगे तो मुझे डांटना बनता है, ताकि किसी भी बहाने से आप क्लास नोट्स अच्छे से कर लो और कम से कम मैथ्स की वजह से आपकी अच्छी रैंक ना रुके। ये तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है अनुपम। और कोई डाउट हो तो बताओ। तो अनुपम अपना जवाब तो लिखो यार। अनुपम, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं, क्या जवाब लिखोगे। हाँ, अनुपम ने लिख दिया, ठीक है सर। हाँ बेटा, तो ये मान के चलो कि अगर मैं क्लास नोट्स के सवाल पे आपको डांट रहा हूं तो आपके भविष्य के लिए डांट रहा हूं। है ना। चलिए, एक बच्चा डिमांड कर रहा है कि पहले वाली प्रिंट उसको दिखा दे। यार पहले वाली प्रिंट ये लो बेटा, पहले वाली स्लाइड देख लो तुम। अब एक और बच्चे ने यही लिख दिया कि सर आप इग्नोर कर रहे हो ताकि मैं उसको पहले वाले प्रिंट दिखा दूं। तुम लोग सब समझदार हो यार, है ना। अब देखो, पहले वाली प्रिंट देखनी तो बेटा वैसे ही कह देता यार, मैं दिखा देता। ऐसे क्यों बोल रहा है सर आप इग्नोर करते हो। ऐसे झूठ झूठ बोलोगे तो फिर मैंने बोल रखा है ना, भगवान भी ऊपर से देख रहा है। हम्म। चलो कर। ई की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स है। एक्स स्क्वायर अलग टर्म है, माइनस वन बाय एक्स अलग टर्म है। अगर ये पूरा साथ होता तो फिर मैं पूरा अपॉन में लिखता। चलो अब ध्यान दो फटाफट इधर। पहला सवाल तो सबका हो गया होगा। सीधे सीधे लिखा है फंक्शन और उसका ऊपर डिफरेंशिएशन, यस और नो। ये एफ एक्स लिखा है बेटा, और ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। तो आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स सेक एक्स। सबका हो गया ये। पहले वाला तो सबका हो गया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नजर आ रही है, सबका हो गया, यस और नो। चलिए ठीक है।
दूसरा वाला, अब हो सकता है कि दूसरा वाला कुछ लोगों को टफ लग रहा हो बेटा, लेकिन दूसरा वाला भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। अभी ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के आप ये समझे कि यार मेंस और एडवांस लेवल शुरू हो गया, नहीं, अभी मेंस और एडवांस लेवल शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी अभी एनसीईआरटी का ही सवाल है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये e की पावर x है, ये x है, और नीचे क्या है बेटा, 1 + x का स्क्वायर है। तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, इसमें हम इसमें +1 और -1 कर देंगे। अब भाई +1 और -1 कर देंगे तो फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला है कि जब ये इसके नीचे आएगा x+1, तो ये 1/x+1 बन जाएगा, और एक टर्म बन जाएगी बेटा x+1 का स्क्वायर। तो ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x² होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x² होता है। बस, तो ये अपना आंसर आ गया, कितना, e की पावर x इंटू 1/x+1 प्लस c। 11-12 सबके कंप्लीट है, डन बोले एक बार। 11-12 सबके कंप्लीट है, डन बोले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 11-12 सबके कंप्लीट है, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलिए 13 पे आते हैं। 13 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चूंकि साइन इनवर्स नजर आ रहा है तो हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे बेटा। इसमें साइन इनवर्स एक्स नजर आ रहा है तो हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लेंगे, टी। एक सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे हम कि हम साइन इनवर्स एक्स को कितना ले लेंगे, टी। तो x किसके बराबर हो जाएगा, साइन टी, और dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, cos t dt। dx किसके बराबर हो जाएगा, cos t dt। cos t dt। तो ये देखो इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, e की पावर t, e की पावर t, ln t का मतलब, ln x का मतलब sin t। नीचे कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। यहाँ कितना हो जाएगा, sin t। अब यहाँ कितना हो जाएगा, cos t dt। अब देखो ये क्या बन गया, e की पावर t, अंदर कितना होगा, ln sin t, और ये कितना हो जाएगा, cot t हो जाएगा बेटा, प्लस dt। तो ये तो मजा आ गया। ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन, यस और नो। ln sin t का डिफरेंशिएशन cot t होता है, ln sin t का क्या होगा, 1/sin t, और sin t का cos t, यस और नो। तो ln sin t का डिफरेंशिएशन cot t होगा, तो ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन, तो e की पावर t ln sin t। अब आप t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t किसको लिया था, साइन इनवर्स x को, तो e की पावर साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस सी। e की पावर साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस सी। करेक्ट है, आ रहा है सबका। हाँ बिल्कुल भैया, नीचे 1 + x दे रखा है ना, तो अगर अपन 1 + x नीचे देख के कर दिया, प्लस माइनस किया, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं e की पावर x है, तो हम फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलो अब 14 को करने की कोशिश करो। लास्ट में ln x होगा, हाँ बिल्कुल ln x ही है बेटा, ये लास्ट में ln x ही होगा। चलिए अब थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो गया है। सवाल देखिए, बहुत अच्छे सवाल है सारे, और एक ऑर्डर में मैंने आपको दिए हैं, बोर्ड, मेंस, एडवांस, धीरे आते आते थोड़ा सा और सोचने की क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा आपको। और सब में इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है जो हमने लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
हालांकि अब मेंस और एडवांस लेवल बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। अब तो क्या है कि बहुत सारे अपने जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की शीट में आपने देखा होगा कई सारे एडवांस वाले सवाल किस में आने लगे हैं, मेंस में। तो अब बहुत हद तक ये डिफाइन करना अलग हो गया है कि कौन सा मेंस का है कौन सा एडवांस का है। हो सकता है वो सवाल जो एडवांस में आ रहा है वो मेंस में आ जाए, मेंस का एडवांस में आ जाए, है ना। चलिए 14 पे आगे बढ़े। 13 तक सबके क्लियर है? एक बार यस और नो बोलो। 13 तक सबके क्लियर है? एक बार यस और नो बोलें। चलिए तो 14 पे आते हैं अपन। चलिए अब 14 के लिए हमें नजर आ रहा है कि हम ln x को कितना ले लें, t। 14 के लिए हम लेट करेंगे बेटा, कितना लेट करेंगे कि हम ln x को कितना ले लें, t। तो x e की पावर t होगा बेटा, और dx कितना होगा, e की पावर t dt होगा। तो i कितना हो जाएगा बेटा, i हो जाएगा आपका, देखो ln ऑफ ln x मतलब ln t प्लस 1 अपॉन ln t का ln x, तो t हो जाएगा, तो 1/t होगा। और ये e की पावर t dt हो जाएगा, e की पावर t ln t 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब यहां देखो एक सुंदर सी बात निकल के आई, ये फंक्शन, लेकिन ये 1/t स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है। e की पावर t है, फंक्शन है, लेकिन यहाँ उसका डिफरेंशिएशन नहीं है। तो अब देखो क्या करने जा रहे हैं, सवाल बहुत अच्छा है। क्या करने जा रहे हैं, ये e की पावर t है, ये ln t है, ये ln t है, और ये उस टर्म जो है ये उसका डिफरेंशिएशन नहीं बन रही है। ये जो टर्म है ये उसका डिफरेंशिएशन नहीं बन रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसमें 1/t ऐड कर रहा हूं और मैं इसमें -1/t सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं इसमें -1/t सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। और ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है, ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन, यस और नो, ये फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन, और यहाँ ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन। तो 1/t ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि एक फंक्शन बन गया और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बन गया। एक फंक्शन बन गया और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बन गया, है ना। बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो एक फंक्शन बन गया और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बन गया। तो आई कितना आ गया बेटा, e की पावर t, इससे फॉर्मूले से ln t आ जाएगा, प्लस e की पावर t, इसमें क्या आ जाएगा, -1/t आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। बस काम खत्म। और t किसको लेट किया था अपन ने, ln x को। तो e की पावर x तो t हो गया, तो x हो गया, ln ऑफ ln x हो जाएगा, प्लस ये x हो गया, -1 अपॉन ln x हो जाएगा, प्लस c आ गया। ये आंसर आ गया। नहीं बेटा, अब मैंने कहा ना, आप मेंस और एडवांस के लेवल को ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हो ये जेई लेवल का सवाल है, और इसके बाद वाला भी जेई लेवल का सवाल है। अब मेंस एडवांस बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है कि भाई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा था, तो जो टर्म आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट की उससे दो पेयर बन गए। ये इसकी खासियत है, एक फंक्शन और एक उसका डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, चलो अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इसको हम यहाँ पे आज नहीं करेंगे। ये एज ए होमवर्क रखो आप, जिसको आप कल डिस्कस करेंगे अपन, है ना। तो इस पे आप सोचना, है ना, और इसको अपन कल डिस्कस करेंगे, इसको आज नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी वही लिखी लगेगी जो मैंने लिखाई है, लेकिन इसको डिस्कस अपन कल करेंगे, है ना। तो इसको आज अपन नहीं करेंगे क्योंकि इस पे थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिएगा तुम लोगों को। तो इसको अपन HW समझ के आज छोड़ते हैं, इसको मैं कल कराऊंगा, आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, इसको लिख के डन बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे, लिख के डन बोलो।
लिख के डन बोलो फटाफट, आगे बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 3 बेसिक पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, बाय पार्ट्स हमने पढ़ा, और अब हम सीखने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगला एक हेडिंग डालो बेटा, इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन by use of partial fraction. Integration by use of partial fraction. Integration by use of partial fraction, है ना? अच्छा, अदिति ने सवाल पूछा है कितनी लाइन लीव करनी है। कितनी लाइन लीव करनी है? पिछले सवाल के लिए कितनी लाइन लीव करनी है? 2 लाइन लीव कर दो बस बेटा, 2 लाइन लीव करनी है, बस 2 लाइन छोड़नी है पिछले सवाल के लिए, बस 2 लाइन छोड़ो और बस काम हो जाएगा, बस 2 लाइन, और क्या, ओनली 2 लाइन्स। जो क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, उसके लिए ओनली 2 लाइन्स, और क्या। चलो अब आ जाते हैं अपन इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें लिखो, अब देखो थोड़ा सा हम कुछ कहानी लिख रहे हैं, तो पहले अपने लोगों को कहानी लिख लेनी है, फिर कहानी को मैं समझाऊंगा, है ना, फिर मैं कहानी समझाऊंगा। तो पहले हम एक कहानी लिखेंगे, कहानी को लिख के हमें लगेगा कि हम कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज सीखने वाले हैं, और फिर जब सोल्व करेंगे तो लगेगा अरे ये तो बहुत आसान सी चीज हम सीखने वाले हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं कहानी लिखा रहा हूँ, कहानी को लिख लें। कहानी पहले इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब हम रिवीजन करें तो हमें एक बेहतर नोट्स की वो मिल जाए, क्योंकि नोट्स जितने बेहतर लाइन लेंथ से बने हुए होंगे ना, रिवीजन उतना ही आसान और अच्छा होता है ना। और क्लास नोट्स जितने ऊपर टांग बने हुए होते हैं ना, रिवीजन करते वक्त उतना ही दर्द होता है। तो रिवीजन करते वक्त दर्द ना हो इसलिए हम कुछ चीज पहले लिख रहे हैं, फिर मैं बात को मैं एक एक चीज को समझाऊंगा। चलो, तो कुछ चीज पहले हम लिखते हैं, है ना। लिखो इफ या लेट, इफ की जगह लिखो लेट px एंड qx आर, let px and qx are two polynomial function. Let px and qx are two polynomial function. px और qx दो polynomial function हैं. Then partial fraction of px upon qx. Partial fraction of px upon qx are possible. Partial fraction of px upon qx are possible. Then partial fraction of px upon qx are possible if degree of px less than a degree of qx. px अपॉन qx टाइप के पोलिनोमल अपॉन पोलिनोमल के हम पार्शियल फ्रैक्शन कब कर पाएंगे बेटा? हम पार्शियल फ्रैक्शन तब कर पाएंगे जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम हो। जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से क्या हो? कम हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब पॉसिबल हो पाएंगे बेटा? जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम हो। तो लेट px एंड qx आर टू पॉलिनोमियल फंक्शन, देन पार्शियल फ्रैक्शन pf का मतलब प्रोविडेंट फंड नहीं होता है, वो बुढ़ापे के लिए होता है। ये है pf यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ px अपॉन qx आर पॉसिबल इफ डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा, इफ डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल है डिग्री ऑफ qx। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, if degree of px greater than equal है degree of qx, if degree of px greater than equal है degree of qx, then first
divide px by qx, then first divide px by qx, then first divide px by qx and then use partial fraction, then first divide px by qx and then use partial fraction. तो अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से ज्यादा है या बराबर है तो पहले डिवाइड करेंगे बेटा और फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. लिख लिया, ये पूरी लाइन लिख ली. दोबारा एक बार बोलता हूं. let px and qx are two polynomial function, then partial fraction of px upon qx are possible if degree of px less than a degree of qx. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, if degree of px greater than equal a degree of qx, then first divide px by qx and then use partial fraction, and then use partial fraction. इसके बाद कुछ और लिखते हैं थोड़ा सा. इसके बाद थोड़ा सा कुछ और लिखते हैं. सम स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन लिख रहे हैं अपन बेटा. सम स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन. कुछ स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन लिख रहा हूं. लिखने ने समझाने का काम मेरा है, मैं करूंगा अभी थोड़ी देर बाद. तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, कुछ ऐसा मतलब px कोई पॉलिनोमियल होगा और नीचे l का मतलब होगा लीनियर. अभी मैं लिखवा दूंगा. l का मतलब क्या होगा? लीनियर. तो जैसे दो लीनियर लिखे हैं तो हम लेट करेंगे इसको a अपॉन पहले वाला लीनियर, b अपॉन दूसरा वाला लीनियर. अगर मान लीजिए दो की जगह तीन लीनियर आ गए, अभी मैं एग्जांपल लूंगा बेटा सब तरह के, तो ये a अपॉन लीनियर, b अपॉन दूसरा लीनियर, c अपॉन तीसरा लीनियर. अगर मान लीजिए नीचे एक लीनियर का स्क्वायर और दूसरा लीनियर आ गया तो a अपॉन पहले वाला लीनियर, b अपॉन पहले वाले लीनियर का स्क्वायर प्लस c अपॉन दूसरा वाला लीनियर लेट करेंगे. अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसे केस दिखेंगे अभी अपने को जब हम सवाल करेंगे. या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आ जाए तो a इंटू लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक होगा. इसका मतलब ये है कि अभी मैं जब सवाल करूंगा तब क्लियर होगा. लेकिन ये सारी स्थिति अभी लिख इसलिए रहे ताकि सारी केस हमारे पास एक साथ लिखे हुए हों कि a है, b है तो L1 L2 L3 है तो ऐसे लेट करेंगे. लीनियर का स्क्वायर है तो a इंटू लीनियर, b इंटू लीनियर का स्क्वायर प्लस c अपॉन लीनियर हो जाएगा. लीनियर और क्वाड्रेटिक है. मेन बात यह है कि नीचे लीनियर होगा तो ऊपर कांस्टेंट लिखा हुआ होगा, नीचे लीनियर होगा तो ऊपर कांस्टेंट लिखा होगा, और नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर लीनियर टाइप का कुछ लिखा हुआ होगा. नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होगा, है ना. और कुछ लिखता हूं. जैसे मान लीजिए px अपॉन एक क्वाड्रेटिक एक दूसरा क्वाड्रेटिक लिखा हुआ होगा तो ax प्लस बी अपॉन पहले वाला क्वाड्रेटिक cx प्लस डी अपॉन दूसरे वाला क्वाड्रेटिक आ गया. या मान लीजिए बेटा ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा लीनियर का स्क्वायर और क्वाड्रेटिक तो a इंटू लीनियर 1, b इंटू लीनियर 2, c इंटू लीनियर 2 का स्क्वायर प्लस dx प्लस e अपॉन क्वाड्रेटिक होगा. अब इसमें एक चीज लिख लो कि ये जो मैं l लिख रहा हूं, l लिख रहा हूं, L2 लिख रहा हूं, है ना, ये सब क्या है? इसका मतलब है लीनियर पोलिनोमियल. इसका मतलब क्या है? लीनियर पोलिनोमियल. और जो मैं ये q लिख रहा हूं, q1 लिख रहा हूं, q2 लिख रहा हूं, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना. तो ये L, L1, L2 इसका मतलब है लीनियर पोलिनोमियल. और जो मैं ये लिख रहा हूं बेटा Q, Q1, Q2, Q3 इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. लास्ट वाला के, अच्छा लास्ट वाला तो मैंने, हाँ लास्ट वाला बिल्कुल सही लिखा है मैंने. इससे लिखा ना, देखो लीनियर का स्क्वायर होता है तो लीनियर का स्क्वायर होता है, तो ये L2 का स्क्वायर है तो L2 का स्क्वायर आ गया, L1 आ गया तो एज इट इज आ गया, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर कांस्टेंट आ गया, है ना. पैटर्न है. अभी मैं सब सवाल करूंगा जब समझाऊंगा, टेंशन मत लो. समझाने का काम मेरा, याद रखने का काम तुम्हारा, है ना. तो वो टेंशन मत लो. समझाने का काम मेरा और याद रखने का काम तुम्हारा. बस तुम तो लिख के डन बोलो. तुम तो लिख के डन बोलो. चलो.
एक बच्चा कह रहा है काफी देर से पहले वाली स्क्रीन दिखाओ। पहले वाली स्क्रीन दिखाऊं? ये देखो पहले वाली, ये पहले वाली तो डिग्री वाली स्क्रीन है बेटा, इसको क्या देखना है? ये है पहले वाली स्क्रीन तो। और अगर इसके पहले वाली देखनी है तो ये देखो, ये देखो, है ना? चलो नीचे एक लाइन भी लिख लो बेटा, नीचे एक लाइन भी लिख लो, नीचे एक लाइन लिखो। ये लिख लिया, एल 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 वन ये सब लीनियर है, क्यू क्यू वन क्यू टू सब क्वाड्रेटिक है ना? नीचे एक लाइन और लिखो, हाँ, वेहर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, वेहर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी डैश डैश डैश, वेहर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी डैश 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 आर कांस्टेंट, वेहर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी डैश 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 आर कांस्टेंट which can be determined by us, which can be determined by us, मतलब जहां ए बी सी डी ई सब कांस्टेंट है, जो किसके द्वारा निकाल लिए जाएंगे? हमारे द्वारा निकाल लिए जाएंगे। ए बी सी डी आर कांस्टेंट which can be determined by us, which can be determined by us। हो गया यहां तक का काम, सबने लिख लिया, डन हो गया। चलो वेरी गुड। एक बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा हमारे बीच में है, मैं इसका नाम भी लेना चाहूंगा, और ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है ना? और टैलेंटेड बच्चा हालांकि हर जगह होता है, मैं शाबाशी भी देना चाहूंगा इसको। कहाँ गया? कहाँ चला गया यार, चैट ही गायब हो जाती है। अरे यार बच्चा ही गायब हो गया वो। अरे बहुत अच्छी बात लिखी थी बच्चे ने यार, एक तो ये इस वाले सेटअप का, एक बच्चा है हमारे बीच में और बहुत अच्छी बात लिखी है, इसका नाम है दक्ष, है ना? और दक्ष ने लिखा है, हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दक्ष बहुत टैलेंटेड बच्चा है, दक्ष ने लिखा है बेटा कुछ समझ में। अरे बेटा दक्ष, मैंने ये तो लिखाने से पहले ही कह दिया था कि बेटा कुछ समझना नहीं है। अब जो चीज समझनी नहीं है उसको आप समझ रहे हो बेटा, ये तो गलत बात है ना? अब आप समझनी जिस चीज को नहीं है उसको समझोगे तो समझ में कैसे आएगा बेटा, बताओ दक्ष? हैं, बोला था ना मैंने, ये समझना नहीं है लिखना है, फिर मैं जब सवाल कराऊंगा तब समझाऊंगा, बोला तो था यार। फिर ऐसे करते हो मेरे बोलने के बाद। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा एक जानकारी सुनो कि अभी जो आपकी 6:30 से 8 वाली क्लास है वो कल 1:15 से होगी। आज जो 6:30 से 8 वाली क्लास है वो किसी कारण से सर नहीं ले पाएंगे, तो उनकी जो क्लास है कल 1:15 से और 2:45 तक होगी, है ना? हाँ ये तो इन्हीं से कंफर्म कर लें। इसके बाद एक और क्लास है क्या तुम्हारी सचिन सर की? जल्दी से बोलो, इसके बाद एक और क्लास है क्या तुम्हारी सचिन सर की? अच्छा कल वाली जो क्लास है बेटा वो होगी। यार इसका कर्सर ये सही से नहीं आता कई बार। अच्छा अभी तो इसके बाद कोई क्लास क्लास नहीं है, हाँ तो फिर कल वाली क्लास होगी। कल जो आपकी शाम को क्लास होगी ना शेड्यूल में, वो वाली 1:45 पे लेंगे वो, है ना? कल जो शेड्यूल में क्लास होगी ना शाम के टाइम पे, वो 1:45 सवा बजे लेंगे, 1:15 पे लेंगे, है ना? तो कल 1:15 पे हो जाएगी जो उनकी क्लास है, 1:15 पे बेटा, है ना? 1:15 पे होगी, 1:45 पे नहीं, 1:15 पे। अब उनको क्या हो गया ये मुझे नहीं पता है, मेरे पास जो जानकारी है ये वो बता दी है ना? चलो अब अपन अपने काम पे आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ, अब अपन 1:15 पे होगी बेटा, 1:15, 1.15 1.15 PM,
ठीक है, 1.15 PM। चलो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट आ जाओ, है ना। अब मैं इसको समझाता हूं तुम्हें। जैसा कि दक्ष ने कहा कुछ नहीं समझ में आया, तो अब दक्ष ने कहा कि कुछ समझ नहीं आया। चलो तो क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग। फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग। जैसे मेरा पहला सवाल है कि आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मान लीजिए आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, है ना, है ना। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं आपको, तो इसका मतलब क्या है। आप देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज है, मेन चीज को समझते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, सबसे पहले तो देखो कि क्या ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम है। हाँ, ऊपर 1 डिग्री है, नीचे 3 डिग्री है। इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक सही क्वांटिटी है। अब पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं कि सबसे पहले तो देखो क्या नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं, यस, ये 3 लीनियर फैक्टर में हो जाएगा। ये 3 लीनियर फैक्टर इसके होते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या है कि हम इसको, जैसे ये 3 लीनियर फैक्टर आ गए ना, तो हम इसको लेट करेंगे a अपॉन पहला लीनियर, b अपॉन दूसरा लीनियर और c अपॉन तीसरा लीनियर, और ABC निकालना, ये काम करना पड़ेगा। तो ये करके हम एक टिपिकल सी चीज को उन आसान टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे जिनको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेगा, एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिन सिंपलेस्ट फॉर्म को हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हमने कैसे देखा कि यार 3 लीनियर थे, तो जो हमने रूल लिखा px अपॉन L1 L2 L3 वो फॉलो हो गया। px अपॉन L1 L2 L3, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3। अब हमारा काम क्या बचा, ABC निकालना। हमारा काम क्या बचा, ABC निकालना। तो अब ABC कैसे निकालेंगे, अरे यार ये क्या हो गया इतना सारा, ये कहां से आया। तो अब हमारा काम क्या बचा, ABC निकालना। हमारा काम क्या बचा, ABC निकालना। तो ABC निकालना हमारा काम बचा। तो देखो अब यहां से ध्यान से समझो, ABC कैसे निकाल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। ABC कैसे निकाल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये हो गया बेटा। अब ABC निकालने के मैं तुम्हें 2 मेथड सिखा रहा हूं। ABC निकालने के मैं तुम्हें कितने मेथड सिखा रहा हूं, 2। तुम जिसमें कंफर्टेबल फील करो उसको यूज करना। ABC निकालने के कितने मेथड सिखा रहा हूं, 2। तुम जिसमें कंफर्टेबल फील करो वो निकालना। मेथड फर्स्ट देखो बेटा, मेथड फर्स्ट क्या है, कंपेयर कोफिशिएंट। मेथड फर्स्ट क्या है, कंपेयर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को कंपेयर करो। तो कोफिशिएंट कौन कौन से कंपेयर होंगे, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना है, 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना है, 0। इधर कितना है बेटा, इधर देखो a आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर, b इंटू एक्स स्क्वायर, c इंटू एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिखता हूं, समझ में आया कि वो पहले मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तुम्हें, या तुम बड़े हो गए डायरेक्ट लिख सकते हो। सब बड़े हो गए, अरे वाह सब बड़े हो गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बड़े हो गए। तो ये अपन ने इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लिया, a प्लस बी प्लस सी आ गया। एक्स का कोफिशिएंट कितना है इधर, 3। इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, 3 और 2 माइनस 5 है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, माइनस के 4 है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, माइनस के 3, अच्छा b, और ये 3c। फिर कांस्टेंट टर्म इधर कितनी है, 2। इधर कांस्टेंट टर्म कितनी बनेगी, 6a। इधर कांस्टेंट टर्म कितनी बनेगी, 3b। और इधर कांस्टेंट टर्म कितनी बनेगी, 2c। कितने अननोन आ गए, 3। रिलेशन भी कितने हैं, 3। 3 अननोन 3 रिलेशन निकाल लोगे, बोलो हाँ। 3 अननोन 3 रिलेशन निकाल लोगे, बोलो हाँ।
एक तरीका तो ये है आपके पास एबीसी निकालने का, एक तरीका तो ये है आपके पास एबीसी निकालने का। ठीक, अब दूसरे तरीके पे आते हैं। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आपको 3 अननोन निकालने हैं। 3 अननोन निकालने के लिए 3 रिलेशन चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, कोई सी भी 3 वैल्यू पुट करूंगा। अब वैल्यू वही पुट करूंगा जो यहाँ पे नजर आ रही है। अगर जो वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है वो पुट करूंगा तो कैलकुलेशन आसान होगी। पुट कोई सी भी 3 वैल्यू कर सकता हूं, लेकिन चूंकि 16 आपको करना है तो वैल्यू वो पुट करो जो आसान पड़े। तो जैसे मैं x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो यहाँ पे तो 3 + 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 डालूंगा तो देखो कितना होगा, a × 1 - 2 1 - 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो तुरंत आपका a निकल के आ गया 5/2। एक बार x की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 2 पुट कर दो। एक बार x की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 3 पुट कर दो। b और c निकाल के बताओ जल्दी से, b और c निकाल के बताओ जल्दी से, b और c निकाल के बताओ जल्दी से। b और c जल्दी से निकाल के बता दो। शाबाश, बी निकाल दिया एक बच्चे ने, अमित सिंगल ने बी निकाल दिया -8। वेरी गुड, बी भी आ गया बेटा -8। चलो सी और बताने का बचा, बी आ गया -8, सी भी बता दिया बेटा 11/2। एक बार सब चेक कर लो कि यही आ रहे हैं क्या। बी बताया गया है -8, सी बताया गया है 11/2, बी बताया गया है 1/8 और सी बताया गया है 11/2। हिमांशु ने कह दिया सही है, शिवम ने कह दिया सही है, अदिति ने 11/2 बता दिया, दक्ष ने कह दिया सही है, ओम ने कह दिया सही है, जयदेव ने कह दिया सही है, हर्षित ने कह दिया सही है, रोहित ने कह दिया सही है, आर्यन ने कह दिया सही है। अब तो बहुत सारों ने सही लिख दिया भाई, मेरी सांस ही फूल जाएगी बताते बताते। इसका मतलब सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो। तो अब आपके पास क्या आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। अब मैं लिखता हूं इसको अच्छे से, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब ये हो गया ये निकालने के बाद कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x 3x प्लस 2 अपॉन x³ - 6x² प्लस 11x - 6 इक्वल्स टू है 5/2 अपॉन x - 1 प्लस -8 अपॉन x - 2 प्लस 11/2 अपॉन x - 3। आपने इस टर्म को, जो एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी, इसको 3 आसान टर्म में ब्रेक कर दिया, 3 आसान टर्म में ब्रेक कर दिया। बाद में इसका इस्तेमाल अपन इंटीग्रेशन में करेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल अपन इंटीग्रेशन में करेंगे और इसके इस्तेमाल से अपना इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। अब ये हो गया हो तो डन बोल दो। एक और पार्शियल फ्रैक्शन आज करके बताता हूं, बाकी फिर कल करेंगे। एक पार्शियल फ्रैक्शन और आज करके बताता हूं, बाकी कल करेंगे। चलिए, तो एक और पार्शियल फ्रैक्शन हम आज करेंगे। तो इसको ये टिक किया, इसको यहाँ पे पॉइंट किया और ये ऊपर चला गया। चलो, तो एक पार्शियल फ्रैक्शन और करते हैं। तो एक पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं बेटा, किसका करते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं 2x - 1 अपॉन x + 1 और x² + 1। जैसे मान लो ये है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। आदिल पूछ रहा है सर ऑफलाइन जितना ही है ना। अजय कुमार बोल रहा है बिल्कुल बेटा ऑफलाइन जितना ही है, बिल्कुल। आज ऑफलाइन में भी यहीं तक पढ़ा के आया हूं। मैं तो कोशिश यही करूंगा कि जितना ऑफलाइन में पढ़ाऊं उतना ही ऑनलाइन में पढ़ाऊं, है ना। मैं कभी भी अलग अलग नहीं पढ़ाता हूं। इवन मेरी तो हालत ये है कि अगर मुझे 2 बैच दिए जाए, एक ऊपर ऊपर का एक नीचे नीचे का, तो मैं तो बैचों में भी सेम पढ़ाता हूँ। चाहे बच्चा कैसा भी हो, वो मेरे साथ कोऑपरेट करे नहीं करे, लेकिन मैं पूरा पढ़ाता हूँ जितना मुझे पढ़ाना है ना। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से 80 कमजोर हैं, लेकिन अगर 20 भी ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो मैं उन 20 के लिए भी पढ़ाऊंगा, है ना। और मैं ये मान के चलूंगा कि अगर वो 80 जो कमजोर हैं, वो भी अगर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पढ़ेंगे, इतने सारे सवाल करेंगे, तो कुछ तो सीखेंगे। ठीक है, मुझे दोष देते रहेंगे, उनने का पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, पर कुछ सीख तो जाएंगे। अब कुछ भी सीख गए तो कोई बात नहीं, फायदा तो नहीं का है।
इसीलिए एनसीईआरटी भी डिस्कस कराते हैं कि भाई कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। वो भी आएगा अभी पहले से। अब देखो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेट करेंगे। अब जैसे इसमें क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक है, जैसे इसमें क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैसे लेट करेंगे, ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, ए अपॉन लीनियर बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। अब क्या करेंगे, अब इसको निकालना पड़ेगा अपने को। किसको निकालना पड़ेगा, एबीसी को निकालना पड़ेगा। तो देखो ए इंटू, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन हो गया। अब देखो एबीसी अननोन निकालने हैं, तो तीन रिलेशन है। अब देखो जरूरी नहीं कि आपको हर बार वैल्यू, जैसे आपको नजर आ रहा है एक तो -1 पुट कर दो क्योंकि एक फैक्टर -1 है। अब बाकी दो वैल्यू आपकी इच्छा है, आप वो वैल्यू पुट करो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो। तो मैं 0 और 1 डाल देता हूं, है ना, 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 से कैलकुलेशन आसान होगी। डालने को 5 और 10 भी डाल सकता हूं, लेकिन सोल्व तो खुद को ही करना है, तो अपने लिए क्यों गड्ढे खोदो, सोल्व खुद को ही करना है तो अपने लिए क्यों गड्ढे खोदो, 0 और 1 डालो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। बस फटाफट एबीसी निकाल के बता दो। वेरी गुड, ए का आंसर भी बता दिया कुछ लोगों ने, ए -3/2 और बी 3/2 भी बता दिया है, और सी 1/2 भी आ गया है। तो जैसा कि जानकारी कुछ लोग दे रहे हैं, ए आ रहा बताया -3/2, बी आ रहा है 3/2 और सी आ रहा है 1/2, सी आ रहा है 1/2। क्या सबके ये आ रहा है, वेरी गुड, सही है, चलो बढ़िया है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -3/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3/2 x प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब दक्ष का जवाब आ गया, ये तो इजी था। तो दक्ष बेटा यही तो है, तुम यूं ही परेशान हो रहे थे। अब समझो, मैंने तुम्हें पहले इतने सारे केस इसलिए लिखाए हैं क्योंकि मैं हर केस का सवाल नहीं करके बता सकता। मैं सवाल 1 करके बता सकता हूँ, 2 करके बता सकता हूँ, 3 करके बता सकता हूँ। तो केस मैंने सारे इसलिए लिखा दिए आपको, ताकि जब मैं सवाल 3 भी कराऊं तो बाकी किसी केस का सवाल बन जाए, तो किस तरह आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं ये आपके पास लिखा हुआ हो। क्या आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं ये आपके पास लिखा हुआ हो, है ना। तो ये अपना पास था। चलो, तो अब अपन कल सीखेंगे कि कुछ और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि इन पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में इस्तेमाल कैसे करते हैं ना, ये अपन कल सीखेंगे। तो अब होमवर्क में लिख लें क्या करके लाना है। चलो, तो होमवर्क में अब हम लिखेंगे कि हमें क्या करके लाना है। इसके लिए पहले इसको पॉइंट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर किया और होमवर्क लिख लिया। तो होमवर्क में लिखो क्या करके आना है। एक तो एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी में 7.6 करना है ना। एनसीईआरटी में 7.6 किया है, 7.4 और 5 अभी बाद में करेंगे, है ना, क्योंकि 7.4 और 5 अभी बीच में, अब बाद में करेंगे। अपना ऑर्डर अलग है, एनसीईआरटी का ऑर्डर अलग है, तो अपने ऑर्डर और एनसीईआरटी के ऑर्डर में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले हम 7.6 करेंगे। 7.6 में आपको पार्शियल फ्रैक्शन के छोटे छोटे सवाल मिलेंगे। 7.6 में आपको पार्शियल फ्रैक्शन के छोटे छोटे सवाल मिलेंगे। इससे आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, दूसरा आपका काम है शीट का। तो शीट में आप लिखो बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 2। एक बार मैं देख लेता हूं कितने हम कर पाएंगे, कितना हमने पढ़ लिया उसके हिसाब से।
1 to 10, 1 to 10 जिसमें तीसरा भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करने हैं बेटा, जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी नहीं करना है, थर्ड थोड़ा बाद में करेंगे हम, है ना। तो 1 to 10 करना है जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं करना है ना। पार्शियल फ्रैक्शन का भी होमवर्क नहीं दूंगा बेटा, अभी पार्शियल फ्रैक्शन में पूरा अच्छे से समझाऊंगा उसके बाद। हाँ, अब कनिक्स ने एक सवाल पूछा है, सर आप डीपीपी कब डिस्कस करोगे। कनिक्स, डीपीपी अपन क्या करेंगे, एक्चुअली क्या है कि देखो अपन सब चीजें साथ में नहीं चला सकते हैं। तो जब मैं एनसीईआरटी और शीट चलाऊंगा तो डीपीपी को थोड़ा रोकूंगा, और जब मैं एनसीईआरटी रेगुलर, अब जैसे इंटीग्रेशन में तो अपने को एनसीईआरटी करना जरूरी है, तो जब बाकी चैप्टर में अपन एनसीईआरटी को थोड़ा सा ब्रेक देंगे तो फिर अपन डीपीपी को उठाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको डीपीपी का भी होमवर्क दूंगा, एनसीईआरटी का भी दूंगा तो, और शीट का भी दूंगा, तो मैं खुद जानता हूं आप एक चीज तो नहीं करके आएंगे ना। क्योंकि अगर मैं चाहता हूं आप एनसीईआरटी भी ईमानदारी से बनाएं और शीट भी ईमानदारी से बनाएं, और एक ही दिन में आपको दूंगा, तो यार तीनों होमवर्क तो नहीं दे सकता, है ना। और अपने को चीजें सीखनी भी है, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि किसी को रोकेंगे, किसी को चलेंगे। तो डीपीपी भी करेंगे, मेरे ख्याल से हमने बीच में काफी डीपीपी भी चलाई थी, है ना। मेरे बैच में अपन ने डीपीपी कहां तक कर ली बेटा, जो मेरे बैच में वो बताएं एक बार, अपन डीपीपी कहां तक पहुंच चुके हैं। ट्वेंटी 30 तक पहुंच चुके हैं, हाँ। तो हम डीपीपी नंबर 29-30 तक पहुंच चुके हैं शायद, है ना। तो डीपीपी नंबर 29-30 तक हम हमारे बैच में पहुंच चुके हैं। आप लोगों के जो नए हैं उनका मुझे नहीं पता, एबीडब्ल्यू सर 16 पे थे, अच्छा हाँ ठीक है 16-18। तो मैं जिस हिसाब से अपना ऑर्डर से चलता हूं तो उस हिसाब से हम 29-30 तक पहुंच चुके हैं ना। या हो सकता है एक आध हमने भी कम किया, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि बीच में चलाई थी मैंने डीपीपी। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, अपन वापस डीपीपी जहां से भी वहां से शुरू करेंगे। और तुम लोगों की अगर कुछ छूटी हुई डीपीपी है तो भी अपन बीच में कभी टाइम मिलेगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन वो हिसाब से ही करनी पड़ेगी, एक साथ सारा चीजें करेंगे तो ना तुम ढंग से कर पाओगे ना कुछ हो पाएगा, और अपने को चीजें ढंग से करनी है ना। तो डीपीपी भी अपन चलाएंगे। और देखो डीपीपी के लिए ज्यादा पैनिक मत लो भाई, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली, आपने शीट कर ली, तो मेरे पॉजिटिविटी को समझो। अभी हमें सबसे पहले बोर्ड देनी है ना, सबसे पहले हमें बोर्ड देनी है, बोर्ड के बाद मेंस देनी है 2-3 बार, फिर एडवांस देनी है। तो हम पहला टारगेट एनसीईआरटी और शीट पे करें। एनसीईआरटी शीट अपने से अच्छी है, तो डीपीपी को तो एज ए रिवीजन प्लानर भी हम काम में ले सकते हैं। मतलब जब आपने एनसीईआरटी और शीट अच्छे से कर ली, आपने एक बार मेंस दे दी, अब आपको एक से दोबारा मेंस देनी है, तो उस टाइम आप चाहे डीपीपी करेंगे, तो डीपीपी करने से फायदा क्या होगा, आपका 11th-12th का सारा रिवीजन होगा। तो वहां भी हम डीपीपी को एज ए रिवीजन प्लानर काम में ले सकते हैं। तो डीपीपी का तो एक अच्छा यूज किसमें कर सकते हैं, हम रिवीजन प्लानर में भी कर सकते हैं। तो वहां पे भी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डीपीपी, तो डीपीपी भी हम करेंगे, तो जैसे जैसे अपने को समय मिलेगा वैसे वैसे डीपीपी भी करेंगे, है ना। तो मैंने अपने बैच में 29 तक डिस्कस कर दी थी, क्योंकि जब भी हमारे पास थोड़ा सा होमवर्क कम होता है हम डीपीपी उठा लेते हैं। तो डीपीपी का ये पैटर्न रखते हैं कि जब भी अपने पास एनसीईआरटी या किसी का होमवर्क नहीं होता है तो हम डीपीपी उठाते हैं। अभी इंटीग्रेशन में तो अपने पास एनसीईआरटी का काफी होमवर्क रहेगा। बड़े सेटअप में क्या होता है कि एक आध तार कभी कहीं ना कहीं ढीला हो जाता है, तो उसको टाइट करने में, अब जैसे अभी शुरू शुरू में जब मैं आया साउंड की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो वो 5-10 मिनट तो क्या होता है उसी में लग जाते हैं, है ना। तो ये क्या सेटअप बड़ा है, तो उस चक्कर में क्या है कि 5-10 मिनट तो खर्च हो ही जाते हैं। ये है प्रॉब्लम, जो वास्तविक स्थिति मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग तो क्या है कि टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन वो सेटअप है ना। तो कनेक्टिविटी ये सब चीजें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अच्छा, अब तुम लोग कहोगे कि सर ये काम पहले भी नहीं किया जा सकता। एक्चुअली क्या होता है, क्लास के पहले भी एक क्लास होती है ना, क्लास के पहले भी एक क्लास होती है, क्लास के बाद भी एक क्लास होती है। तो अब एक फैकल्टी जाएगी, फिर दूसरे के लिए उस पर लॉग इन आईडी करेंगे, दूसरी क्लास से कनेक्ट करेंगे, टाइम तो लगेगा ना। चलो, खैर बहरहाल देखो, मैं वैसे भी तुम्हें बताऊं कि हमें मेन इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
कि क्लास 5 मिनट शुरू हो रही है, 10 मिनट जल्दी शुरू हो रही है। भाई क्लास कभी भी शुरू हो जाओ, अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया है, और अगर हम सीख नहीं पा रहे हैं तो 10 मिनट जल्दी हो 10 मिनट खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ना। मेन टारगेट ये रखो कि हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, हमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा क्लास में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये बड़ी चीज है ना। बाकी सब तो फिर बेकार के काम है। बस तो फिर बहुत मजा आ रहा है तो फिर मजा चलने दो। चलो तो अब मैं क्लास एंड करता हूँ, होमवर्क मैंने बोर्ड पे लिख दिया है बेटा, अब अपन मिलते हैं कल। ओके बाय। चलो तो अब कल मिलेंगे। हाँ चलो, इस एक बच्चा लिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पे और मजा आता है। हाँ बेटा स्मार्ट बोर्ड पे मुझे भी मजा आता है। चलो ओके, चलो अब कल मिलते हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलो तो गणेश जी वैसे भी बुद्धि के दाता माने गए हैं, है ना, और गणेश जी वाकई में बुद्धि के दाता हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने दिमाग को बढ़िया करना है, तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, है ना। हाँ हाँ चलिए ठीक है, ओके बाय। चलो ठीक है, चलो तो फिर मैं मीटिंग क्लोज करूं बेटा, है ना, कल मिलते हैं फिर, है ना। चलो मीटिंग क्लोज करते हैं।